हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 12वीं के बाद कौन कौन से सरकारी जॉब है जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं, जिसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं, अपने कैरियर को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। तो 12वीं के बाद कौन कौन से सरकारी जॉब्स है, इसको ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको अपने कैरियर से प्यार है तो पूरा देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपको जीवन में कहां से कहां तक पहुंचा सकती है और एक छोटी सी जानकारी न रहने से आप अपने जीवन में कई मौक़ों से चूक सकते हैं। तो हर छोटी से छोटी जानकारी इंसान को अपने पास रखनी चाहिए और ख़ासकर जब बात कैरियर की हो तो और रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 12वीं के बाद इतने सारे ऐसे सरकारी नौकरी के विकल्प हैं जिसमें आप अपना हाथ आजमा सकते हैं। 12वीं के बाद भारत में सरकारी नौकरी के कौन कौन से विकल्प है? पहला है रेलवे, दूसरा एसएससी, डिफेंस, पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स और अदर जॉब्स। बारी बारी से सबको देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पहला है रेलवे, आरआरबी, रेलवे भर्ती बोर्ड इसको बोलते हैं। इसमें 4 तरह के जनरली जॉब्स होते हैं 12वीं के स्तर पे। अगर आपने 12 किया है और आपका उम्र 18 साल है, एक बात ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर सरकारी जॉब में मिनिमम उम्र 18 साल होना जरूरी है। तो अगर आपने 12 किया और आपकी उम्र न्यूनतम उम्र 18 साल है या आप 18 साल पार कर चुके हैं, तब आप इन सब में अपना हाथ आजमा सकते हैं। तो रेलवे में 4 तरह के जॉब्स होते हैं। पहला है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, जिसको एनटीपीसी कहा जाता है, बहुत पॉपुलर है। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वैकेंसीज आती है और लाखों करोड़ों युवा इसमें अप्लाई करते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन, जिसको एएलपी कहा जाता है शॉर्टकट में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ, और रेलवे में ग्रुप डी लेवल की भी बहाली आती है। इतने तरह की बहालियाँ आती है, 4 तरह की बहाली आती है। थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में। रेलवे में जो भी बहाली आती है जनरली कुछ हो सकता है कि थोड़ा बहुत अंतर हो, लेकिन ज़्यादातर बहालियों में 3 चरण में सिलेक्शन होता है। पहला चरण आपका CBT 1 होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा। इस ऑनलाइन परीक्षा में, ये ऑनलाइन परीक्षा होता है, इसमें आपको सामान्य अध्ययन में विज्ञान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब आ जाता है, जीके, करंट अफेयर्स सब। तो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित आदि शामिल है। और हाँ, इसमें रीजनिंग भी शामिल है। इसमें रीजनिंग भी पूछा जाता है। रीजनिंग यानी तर्क ज्ञान, तर्क शक्ति। ये एग्जाम पास करने के बाद बारी आती है CBT 2 की। दूसरे चरण में ये भी एक ऑनलाइन परीक्षा है, लेकिन इसमें जो विषय होते हैं वो पद के अनुसार होते हैं। जिस पद, मान के किसी पद के लिए कंप्यूटर की जानकारी चाहिए तो कंप्यूटर का भी उसमें नॉलेज आपका जांचा जाएगा। और अंत में कुछ टेस्ट होते हैं। रेलवे में मेडिकल बहुत मायने रखता है, खासकर आपका आँख। रेलवे में आँख का जांच होता है, शरीर की क्षमताओं का जांच होता है, मेडिकल जांचा जाता है कि आप पूरी तरह से फिट है या नहीं, या आप में कोई कमी तो नहीं है। तो इसमें कई तरह के भी टेस्ट होते हैं, जैसे टाइपिंग स्किल टेस्ट। जैसे मान के कोई ऐसा पद है जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस टाइपिंग चाहिए, तो टाइपिंग का टेस्ट होगा। कुछ ऐसे पद है जिसमें फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट लिया जाता है, मतलब आपकी शारीरिक क्षमता की जांच की जाती है। आपको क्या किया जाएगा, दौड़ में शामिल कराया जाएगा, कुछ समय दिया जाएगा, उस समय के अंदर कुछ निश्चित दूरी को तय करना होता है। फिर आपको बोरा लेकर दौड़ना होगा और बहुत तरह के जो है फिजिकल टेस्ट भी होते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। वो सब अलग अलग पद के अनुसार होते हैं। एक बार पैटर्न पर नज़र घुमा लेते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हम रेलवे में जाए, तो पैटर्न इसका क्या है कि आपको मैथमेटिक्स से लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस मतलब जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब मिला के 40 नंबर क्वेश्चन रहते हैं। टोटल आपका क्वेश्चन 100 होता है। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, 1 नंबर का होता है। तो टोटल आपका 100 मार्क्स पे एग्जाम होता है और इसी में सिलेक्शन लेना होता है। 90 मिनट आपको समय दिए जाएंगे, मात्र 1.5 घंटा आपको समय दिया जाएगा
काफ़ी कम दिखने में आसान है, लेकिन आसान उतना है नहीं। जब आप कंप्यूटर पे टेस्ट दीजिएगा, कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देने पर ऐसे ही स्पीड कम हो जाता है। पेपर पे एग्ज़ाम देना थोड़ा आसान पड़ता है, कंप्यूटर में एक बार में एक ही क्वेश्चन आ पाता है, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिस की चीज़ है, प्रैक्टिस करना होगा अच्छे से। अब आगे आते हैं, आरपीएफ की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छे से बात कर लेते हैं। बाकी के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया कि पैटर्न क्या है और कौन कौन से पोस्ट है। थोड़ा सा एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी वाला जो पोस्ट है एनटीपीसी, ये जनरली इसमें क्लर्क लेवल का पोस्ट ज़्यादा आता है। जैसे आपको ये क्या बोलते हैं, टिकट क्लर्क जो होता है ना, टाइपिंग कम क्लर्क होता है, बहुत तरह के क्लर्क लेवल के पोस्ट ज़्यादा आते हैं। ये जो एएलपी है, लोको पायलट का मतलब होता है जो ट्रेन चलाता है, ट्रेन में ये असिस्टेंट लोको पायलट का जॉब होता है। ट्रेन के जो ड्राइवर होते हैं उसमें। टेक्नीशियन में अगर कुछ टेक्निकल पद भी होते हैं इंजीनियरिंग से संबंधित, ठीक है, उसमें भी एएलपी के थ्रू जाते हैं, ठीक है। आरपीएफ को मैं बताऊंगा थोड़ा ठीक अच्छे से। और ग्रुप डी लेवल के जो जॉब होते हैं उसमें जनरली बहुत लोअर ग्रेड के जॉब होते हैं, ये प्यून लेवल के जॉब होते हैं, ठीक है। बहुत जैसे ट्रैक पे काम करने वाले, ट्रैक मैन हो गए, सफाई करने वाले, इस तरह के जो पद होते हैं वो ग्रुप डी लेवल से आते हैं, ठीक है। थोड़ा आरपीएफ के लिए थोड़ा सा पैरामीटर अलग है। इसमें क्या है, आरपीएफ में कांस्टेबल की बहाली होती है 12वीं स्तर पे। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी लिया जाता है, ठीक है। उसको पास करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, दौड़ वगैरह ये सब में जांच किया जाएगा, दौरा वगैरह। उसके बाद में आपको मेडिकल टेस्ट होगा आपका, वो होने के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आरपीएफ का थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। क्यों? क्योंकि वो एक तरह का पुलिस वाला, सुरक्षा वाला जॉब है, तो उसमें ज़्यादा चीज़ें आपकी मांगी जाती हैं। ज़्यादा चीज़ें जैसे आपका मेजरमेंट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में आपका हाइट, आपका सीना, ये सब मापा जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में बहुत सारी चीज़ें जांची जाएगी कि ये सामने वाला जो बंदा है मेडिकली फिट है या नहीं, इसको कोई बीमारी तो नहीं है, पैर कैसा है, ठीक है, बवासीर तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो है जांच की जाती है। उसके बाद आपने जो पढ़ाई किया है, किस यूनिवर्सिटी से, किस विद्यालय से, उस डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी, तब आपका जॉब पक्का होगा। ये आरपीएफ के बारे में मैंने बताया। आरपीएफ में तो आप जाते होंगे कभी रेलवे स्टेशन पे, तो आप आरपीएफ के जवानों को देखते होंगे, पुलिस को, वही वाला। अब आते हैं एसएससी की बात करते हैं, ठीक है। रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई पॉपुलर अगर कैटेगरी है गवर्नमेंट जॉब में 12वीं के बाद, तो वो एसएससी है। हर साल फॉर्म आता है, युवाओं की काफ़ी पसंद है इसमें, क्योंकि अच्छे जॉब मिल जाते हैं। तो एसएससी सीएचएसएल, जिसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, 12वीं स्तर पे होता है। हायर सेकेंडरी का मतलब ही होता है 12वीं स्तर पे। ये जो एग्जाम होता है हमारा, इसमें जो पद होते हैं एसएससी सीएचएसएल में, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी का पद होता है, पोस्टल असिस्टेंट पीए का पद होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर काफ़ी अच्छा पद है, इसका पद होता है, और शॉर्टिंग असिस्टेंट एसए का पद होता है। ये देखिए, एक वीडियो में सभी बातों को समझा पाना मुश्किल है, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप भी बोर हो जाओगे। इसलिए अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं बारी बारी से हर पोस्ट के बारे में समझाते जाऊंगा कि एलडीसी क्या है, जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, क्या काम करना होता है। सीधा समझिए कि एक क्लर्क लेवल जॉब है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में डाटा वगैरह जो होता है, जो भी, देखिए एसएससी के माध्यम से आपको जो भारत सरकार के जो भी कार्यालय है, भारत सरकार के जो दफ्तर है, उसमें आपकी पोस्टिंग होगी। अलग अलग विभाग है, अलग अलग मंत्रालय है, उन विभागों में उनके जो भी रीजनल ऑफिसेज है, स्टेट लेवल पे या देश स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे, उसमें आपकी पोस्टिंग होगी। तो इसको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो एसएससी सीएचएसएल में आपका जो है सिलेक्शन कैसे होता है, तो इसमें क्या है कि यह एक ऑनलाइन परीक्षा है। इसमें ऑनलाइन, इसमें भी एग्जाम होता है, जिसमें आपको रीजनिंग, सामान्य बुद्धिमत्ता, सामान्य जागरूकता यानी वही जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, साइंस, सामाजिक विज्ञान, इनसे प्रश्न रहते हैं। गणित और अंग्रेजी भी शामिल है। तो टायर 1 में इतने तरह के सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, जीके, जीएस,
गणित और अंग्रेजी। उसके बाद जब आप ये टायर निकाल लेते हैं तो आपकी बारी आती है टायर 2 की। टायर 2 में यह भी एक ऑनलाइन परीक्षा है जिसमें सामान्य बुद्धिमत्ता, सामान्य जागरूकता, गणित, अंग्रेजी और कंप्यूटर और टाइपिंग स्किल आदि शामिल है। आप किस पद पे जाना चाहते हैं, किस पद पे आपने अप्लाई किया है, उस पद के अनुसार भी कुछ अलग से एग्जाम्स वगैरह, कुछ अलग से टेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे टाइपिंग टेस्ट, कुछ अन्य तरह का स्किल जैसे कि लेटर लिखने का स्किल, ठीक है, समरी करने का, ट्रांसलेटर का, बहुत तरह का कंप्यूटर ज्ञान, ये सब भी जांचा जाता है। बाकी सब्जेक्ट तो सेम ही है, कुछ नए सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं टायर 2 में। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ आपके सामने पूरा का पूरा दिख रहा होगा। पहला आपका होता है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा 25 को, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस का मतलब वही जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, यही सब होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें, यानी कि मैथमेटिक्स की बेसिक अर्थमेटिक स्किल, अंक गणित से जनरली अंक गणित पे आधारित प्रश्न होंगे, 25 होंगे, मार्क्स होंगे 50। इंग्लिश की बात करें तो 25 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स होंगे 50, यानी सभी विषय से 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के होंगे। टोटल आपका एग्जाम 200 पे होगा, उसी में आपको सिलेक्शन लेना है। समय आपको मिलेगा मात्र 60 मिनट, रेलवे से भी कम समय। एक तो यहाँ अंग्रेजी भी है, ऊपर से समय भी कम, ऊपर से कंप्यूटर पे एग्जाम है, तो देखिए कितना टफ है। अगर आप इसमें निकल जाते हैं, टायर 1 और 2 दोनों निकाल लेते हैं, तो खैर ये जॉब तो अलग ही तरह का जॉब है, लेकिन इसमें निकालना बड़ा मुश्किल है। कटऑफ भी काफ़ी हाई जाता है, मेहनत की ज़रूरत है। CHSL में जो टायर 2 का एग्ज़ाम होता है उसका थोड़ा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, सेशन होता है, सेशन 1, सेशन 2। सेशन 1 होता है 2 घंटा 15 मिनट का, सेशन 2 अलग से होता है। सेशन 1 में भी सेक्शन होते हैं, 1, 2, 3 सेक्शन, ठीक है। तो सेक्शन 1 में 2 मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। पहला मॉड्यूल में आपको मैथ के क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, 30-30 क्वेश्चन होंगे। एक 3 अंक का होगा, 180 का, 1 घंटे का एग्जाम वो होगा। उसके बाद सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 और 2 होंगे, उसमें लैंग्वेज और कम्प्रीहेंशन होंगे और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके, जीएस वगैरह होंगे, 40-20, ये भी 180 मार्क्स का होगा, 1 घंटे का होगा। सेक्शन 3 जिसको इसमें एक ही मॉड्यूल होंगे, कंप्यूटर नॉलेज का जांच किया जाएगा, आपका 15 मार्क्स का होगा, 15 क्वेश्चन होंगे और 45 मार्क्स का होगा, 15 मिनट समय मिलेगा आपको, 15 क्वेश्चन पे 15 मिनट समय मिलेगा। और ये सेशन 2 में सेक्शन 3 जो है, इसमें मॉड्यूल 2 होगा जिसमें स्किल टेस्ट आपका जांचा जाएगा, जिसमें आपको क्या जांचा जाएगा, आपका टाइपिंग वगैरह जांचा जाएगा, टाइपिंग आता है कि नहीं। स्किल टेस्ट फॉर डी अगर आप DO के पद पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो जरूरी कौशल या स्किल है वो जांचा जाएगा। टाइपिंग वगैरह LDC और JSA के लिए जांचा जाएगा, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम इसमें जाए तो आपको किस तरह से आगे बढ़ना होगा, एक आपको आइडिया मिल जाएगा। SSC में और भी तरह के जॉब्स आते हैं, CHSL के अलावा स्टेनोग्राफर का भी आता है। स्टेनोग्राफर क्या होता है, ये एक ऐसा कर्मचारी होता है जिसका पोस्टिंग ज़्यादातर कोर्ट में होता है, अदालतों में, कोर्ट में। वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि जज जो जजमेंट दे रहा है, जो भी चीज़ बोल रहा है, उसको वो फटाफट अपने एक स्टेनोग्राफी भाषा में या मशीन में लिखता है और फिर उसको बाद में इंग्लिश या हिंदी में टाइप करके निकाल देता है। ये है स्टेनोग्राफर। फिर आता है GD, जनरल ड्यूटी करके आता है। कांस्टेबल की भी बहाली आती है SSC के थ्रू, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF, CISF, ITBP, CRPF, राइफलमैन, इन सब का तो नाम आप सुने ही होंगे। इसमें भी बहाली SSC के थ्रू आती है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा कद का भी, आपका शरीर का हाइट, सीने का माप जो उसका ज़रूरत है उससे मैच करना चाहिए, मेडिकल आपका फिट होना चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम वगैरह तो होगा ही, लेकिन आपका शरीर का भी जांच होगा, आपका मेडिकल का भी जांच होगा, आपके शरीर की क्षमताओं का भी जांच होगा। और हो सकता है कि GD के लिए 18 साल, न्यूनतम उम्र 18 साल ना होकर थोड़ा कम भी हो। और मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ की बात करें
अगर आप मैट्रिक, चूँकि आपने अगर 12 किया है तो आप मैट्रिक भी किए होंगे, आप 10th भी पास करके आए होंगे। तो ये जो MTS का एग्ज़ाम है ये 10th के स्तर पे आता है, 10th लेवल पे आता है। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ, जिसको MTS भी कहते हैं, ये क्या होता है, ग्रुप D लेवल का जॉब होता है, चपरासी लेवल का जॉब होता है। जो भी बड़े बड़े कार्यालय है भारत सरकार के, उस कार्यालयों में, दफ्तरों में प्यून लेवल के, जैसे कि गेट कीपर हो गया, प्यून हो गया, इस तरह के हमारे कर्मचारियों की बहाली इसके थ्रू होती है। और उसके बाद आते हैं अगला जो हमारा सेक्शन है वो है डिफेंस। रेलवे हो गया, SSC हो गया, अब आते हैं डिफेंस। अगर मान गए आपकी हाइट अच्छी है, आप नौजवान हैं और आप देश की सेवा करना चाहते हैं, आप में जुनून है देश की सेवा करने का, तो आप डिफेंस में जा सकते हैं। डिफेंस में जाने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं, चलिए देखते हैं। डिफेंस में है पहला हमारा नेशनल डिफेंस एकेडमी या नेवल एकेडमी भी है, जिसको NDA एंड NA के नाम से जाना जाता है। आप नाम सुने ही होंगे NDA का। उसके बाद है इंडियन नेवी बीटेक एंट्री स्कीम, यानी टेक्निकल के थ्रू भी जा सकते हैं। इंडियन नेवी सेलर यानी कि जहाज वगैरह पे आपका नेवी में लगेगा। इंट्रेंस एग्जाम फॉर इंडियन नेवी सेलर AA एंड SSR। इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम TES। इंडियन एयरफोर्स एयरमैन इन ग्रुप Y, एयरफोर्स में भी है, आर्मी में भी है, लगभग हर तरह हर जगह जो है आपकी बहाली है। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात, एक बात ध्यान रखने वाली बात है, ये जो भी जॉब आप देख रहे हैं ये सब डिफेंस के जॉब है। डिफेंस के जॉब में सबसे पहले तो एज मायने रखती है। एज आपका एक रेंज होता है एज का, उसके बीच आपका एज आना चाहिए। दूसरी बात, आपका फिजिकल प्रोफाइल एकदम तगड़ा होना चाहिए, हाइट अच्छा होना चाहिए। जनरली हाइट 160-163 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा मांगी जाती है। सीने का नाप मांगा जाएगा फुलाने के बाद, और बिना फुलाए हुए दौर आपको निकालना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हैं। बहुत सारे पद ऐसे हैं जिसमें आपको अनमैरिड होना जरूरी है, शादीशुदा नहीं होना चाहिए। और भी चीज़ें क्या है इसमें, कभी कभी अगर टेक्निकल वाले में जाते हैं तो JEE मेन तक का रैंक इसमें मांगा जा सकता है, ये भी है। और एक और बड़ी बात क्या है कि इनमें ज़्यादातर ऐसे पद है डिफेंस में जो अभी मैं बता रहा हूँ, उसमें इंटरमीडिएट आपका साइंस से होना चाहिए, ISC होना चाहिए, जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक उदाहरण आपके सामने है NDA NA का, जिसमें एज होना चाहिए 16.5 से लेकर 19.5 साल के बीच में। क्वालिफिकेशन 12 पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से। अनमैरिड होना चाहिए। और NA वाला जो है, ये जो नेवल वाला जो पोस्ट है, उसमें केवल मेल कैंडिडेट यानी पुरुष अभ्यर्थी ही जा सकते हैं। और फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपका तगड़ा होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड मतलब शरीर की कद काठी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए जी। उसके बाद डिफेंस के बाद आपका आता है पुलिस का एग्जाम। अलग अलग पुलिस जो होता है, आपको मालूम है हमारे देश में 2 मैटर होते हैं, एक होता है सेंट्रल मैटर, एक होता है स्टेट मैटर। यानी कुछ चीज़ें केंद्र सरकार देखती है, कुछ चीज़ें राज्य सरकार। तो पुलिस जो हमारा होता है जनरली, ये राज्य सरकार के अधीन होता है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पुलिस राज्य सरकार के अधीन है। तो जैसे दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है, बिहार पुलिस है। ऐसे तो दिल्ली पुलिस तो राज्य सरकार का अधीन नहीं है, केंद्र सरकार का अधीन है। लेकिन यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, ये सब केंद्र सरकार का अधीन नहीं बल्कि राज्य सरकार के अधीन है। जैसे मैं बिहार पुलिस का ही उदाहरण देना चाहूँगा। बिहार पुलिस की बहाली जब आती है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन सी चीज़ें खोजता है वहाँ पे। पहला तो आपका 12 पास होना चाहिए। दूसरी बात, आपकी एज लिमिट 18 से 25 साल होना चाहिए जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन अगर आप OBC है, EBC है, OBC से आते हैं, SC ST से आते हैं, तो आपको रिलैक्सेशन भी दिया जा सकता है। यानी आपके उम्र में, नीचे वाले उम्र में नहीं बल्कि ऊपरी वाले जो उम्र है, अधिकतम उम्र में थोड़ा छूट मिलता है। ये 28 तक भी जा सकता है। हाइट रिक्वायरमेंट की बात करें बिहार पुलिस में, तो पुलिस में UR और BC कैंडिडेट के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और SC ST और EBC के जो अभ्यर्थी हैं उनको 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आती हो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए।
तो अगर आप पुलिस में जाने का मन बना रहे हैं, आप एग्ज़ाम भी निकाल सकते हैं, आप में पूरी क्षमता है, तो सबसे पहले अपना हाइट चेक कीजिए। हाइट चेक करने के बाद फिर आप अपना क्या चेक कीजिए, चेस्ट चेक कीजिए। चेस्ट रिक्वायरमेंट है 81 से 86 सेंटीमीटर मेल के लिए, बिना फुलाए हुए 81, फुलाने के बाद 86, और फीमेल के लिए बिना फुलाए हुए 79 और फुलाने के बाद 84। तो ये सब आपको पहले चेक कर लेना। जब भी डिफेंस या पुलिस के जॉब की तरफ अगर आप सोच रहे हैं, आपका सपना है इसमें जाने का, तो पहला ध्यान आपको अपने फिजिकल स्टैंडर्ड्स पे देना चाहिए, अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट्स कौन कौन से पूछे जाते हैं पुलिस वाले एग्जाम में। बिहार पुलिस की बात कर रहे हैं तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, और जनरल स्टडीज एंड करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स मतलब जो अखबारों में, जो न्यूज़ में जो चीज़ चल रहा है हमारे चारों ओर, जो घटनाएं घट रही है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। 100 मार्क्स के एग्जाम होंगे, 2 घंटे समय दिए जाएंगे, और इसके बाद इसको निकालने के बाद आपका फिर फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, ये सब चीज़ें होगा। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं। बिहार पुलिस या पुलिस में, कोई भी पुलिस में आप अगर नहीं जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं सिविलियन जॉब में जाएं, ठीक है, प्योर सरकारी बाबू वाला जो जॉब होता है उसमें जाना चाहते हैं, और भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में, तो जैसे एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिहार एसएससी जिसको बोलते हैं, हर स्टेट का अपना एक एसएससी होता है। आप जिस भी स्टेट से आप चेक कर सकते हैं। जैसे बिहार एसएससी में लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की बहाली आती है, रेवेन्यू एम्प्लॉय मतलब राजस्व अधिकारी की बहाली आती है, पंचायती राज डिपार्टमेंट में बहाली होती है, पंचायत सचिव की बहाली होती है, जिस पर आप वेब सीरीज भी देखते होंगे। अमेजन पर एक वेब सीरीज आया है पंचायत करके, बहुत अच्छा एक्टिंग करता है, उसमें भी आप जान सकते हैं उस वेब सीरीज के जरिए कि पंचायत सचिव का कार्य क्या होता है। गांव के प्रधान या मुखिया के साथ मिलकर जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसको धरातल पर पहुंचाने में पंचायत सचिव का काफ़ी अहम भूमिका होता है। अच्छा, काफ़ी अच्छा पद होता है एक पंचायत स्तर पे। फाइलेरिया इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर, टैंक सहायक, इस तरह से करके बहुत तरह के पद होते हैं, अच्छे अच्छे पद होते हैं सर। प्योर सरकारी बाबू वाला पद होता है यदि लो लेवल का, क्लर्क लेवल में ही या पंचायत या प्रखंड स्तर पे बहुत सारे ऐसे पद हैं जो इससे भरे जाते हैं, और लोग इसमें जाने के लिए काफ़ी तत्पर रहते हैं। नॉन टेक्निकल स्टाफ इन, अब अगला जो हमारा आता है, ये तो था हमारा स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट में जा सकते हैं। ठीक उसी तरह एक और तरह का बहाली है अदर एग्जाम्स की बात करते हैं। इतना रेलवे, एसएससी, डिफेंस, पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्जाम को डिस्कस करने के बाद अब अंत में हम आ जाते हैं अदर एग्जाम्स पे। और भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम्स है, जॉब्स है जिसमें आप हाथ आजमा सकते हैं। जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, या कोई सरकारी विद्यालय या कॉलेज में पढ़ाने वाले स्टाफ नहीं बल्कि नॉन टीचिंग स्टाफ। एक विद्यालय में, एक शिक्षण संस्थान में केवल टीचर ही नहीं होते हैं, उसमें प्यून भी होता है, क्लर्क भी होता है, अटेंडेंट भी होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो उसमें नॉन टेक्निकल स्टाफ के रूप में भी आप लोग जा सकते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ के रूप में भी जा सकते हैं। उसमें नर्स चाहिए होता है, लीगल एडवाइजर चाहिए होता है, बहुत कुछ चाहिए होता है, काउंसलर चाहिए होता है। तो बहुत सारे ऐसे पद है विद्यालयों में, ये जो केंद्रीय विद्यालय है या नवोदय विद्यालय है या गवर्नमेंट स्कूल से है या कॉलेज है, उसमें नॉन टीचिंग स्टाफ के रूप में भी वैकेंसी जाती रहती है, आपको ध्यान रखना होगा। और जैसे ही फॉर्म आएगा भरेंगे, उसमें कंडीशन भी थोड़ा कम है क्योंकि बहुत कम लोग उसमें अप्लाई करते हैं, और अच्छे से मेहनत कर दीजिएगा तो सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ राज्यों में पटवारी का भी बहाली आता है, काफ़ी नामी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस का स्पेशल अलग से बहाली भी आता है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ में आता है। और अदर में अगर बोलूँ और भी तरह के एग्जाम है, जैसे आजकल खूब चल रहा है एक अग्निवीर भी योजना चल रहा है, उसमें भी आप जा सकते हैं। तो 12वीं स्तर पे कौन कौन से कैरियर के आयाम हैं उसको हमने डिस्कशन आज यहाँ पे कर दिया।
उम्मीद है कि इतना कुछ देखने के बाद अब आपको एक आइडिया हो गया होगा, एक युवा के रूप में, एक टीनेजर के रूप में। अगर आप कैरियर को लेकर असमंजस में थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब्स में जाऊं तो किधर जाऊं, तो आप अब अपने शरीर की क्षमता, कद काठी, अपने नॉलेज और अपने सपनों को दिमाग में रखकर अपने कैरियर को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।